वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मनुष्य के कंकाल तंत्र से संबंधित जॉइंट्स या संधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संधियां या जॉइंट्स किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। संधियां या जॉइंट्स का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक अस्थियां या एक अस्थि और एक उपास्थि आपस में जुड़ी रहती हैं, उस जुड़ाव को ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं या संधियां कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक अस्थियां या एक अस्थि और उपास्थि, यानी अस्थि और अस्थि आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। अस्थि और उपास्थि आपस में जुड़ी रहती हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे, जॉइंट्स कहेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अस्थियां या फिर अस्थि और उपास्थि आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जॉइंट्स या संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मानव कंकाल तंत्र में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। इन संधियों को 3 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। इन्हें कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। आपको इसी प्रकार से 3 भागों में बांट करके और पूरा एज आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वो कौन सी ध्यान रखनी है, अचल या स्थिर संधि या जिसे हम रेषीय संधियां कहते हैं। इस प्रकार की संधियां जिसमें गति संभव नहीं होती हैं, स्थिर होती हैं, उन्हें अचल संधियां या रेषीय संधियां कहते हैं। इस प्रकार की संधियां जो आपस में दृढ़ता से जुड़ी हुई अस्थियां होती हैं, जिनके मध्य कोई गुहा उपस्थित नहीं होती हैं, जिनके मध्य द्रव भरा हुआ नहीं रहता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसके कारण से इसमें गति संभव नहीं होती है, केवल यह रेषीय में जो उत्तक होते हैं उनकी सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं, तो उन संधियों को हम अचल संधि या स्थिर संधि कहते हैं। यानी अस्थियां तंतु में संयोजी उत्तकों द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई रहती है, यानी टाइटली रूप से जुड़ी हुई रहती है, उनमें गति संभव नहीं होती हैं। इस प्रकार की संधियां होती हैं, उन्हें अचल संधि कहते हैं या उन्हें हम स्थिर संधि कहते हैं या हमें उसे रेषीय संधियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की संधियां जिसमें गति संभव नहीं होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अचल संधि के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान दीजिए, हमारे मस्तिष्क में जो ऊपर की करोटी का निर्माण करते हैं वो 8 अस्थियां मिलकर करती हैं, और ये 8 अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। वो किसकी सहायता से जुड़ी होती है, सीवनियों की सहायता से। सीवनियों की सहायता से आपस में दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती है, इनमें गति संभव नहीं होती है। तो ये किस प्रकार की अस्थियों का उदाहरण हो गया, तो आपको क्या ध्यान रखना, अचल संधि का उदाहरण है। यानी करोटी की जो अस्थियां होती हैं वो 8 अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, वह सीवनियों की सहायता से जुड़ी रहती हैं, और इस प्रकार की संधि होती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए, हमारे जो चेहरे की अस्थियां हैं, वोमर और इथेमॉइड, इन वोमर और इथेमॉइड अस्थियां होती हैं, उनके बीच की संधि होती है, वह भी इसी प्रकार की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक अस्थि की दरार होगी, उस दरार में दूसरी अस्थि फिट रहती है, जिसके कारण से गति संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार की संधियां जिसमें एक अस्थि होती है वह दूसरी अस्थि की दरार में फिट रहती हैं, जिनमें गति संभव नहीं होती है, जैसे कि वोमर एवं इथेनॉइड अस्थि के बीच की संधि होती है, उसे हम अचल संधि कहते हैं। तीसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, हमारे ऊपरी जबड़े में प्री मैक्सिला और मैक्सिला होती है, इनमें दांतों की जो व्यवस्था होती है, वह दांतों की व्यवस्था भी कैसी होती है, अचल संधि। दांत होते हैं वो गति नहीं करते हैं, दांत होते हैं उसमें गति नहीं होती है, क्योंकि दांतों में दांत होते हैं वो हमारे शरीर में जो मैक्सिला और प्री मैक्सिला अस्थि होती है, उनके ग्रत होते हैं, उन ग्रत के अंदर धसे हुए रहते हैं। यानी एक अस्थि का जो उभार होगा वह दूसरी अस्थि के ग्रत में धसा हुआ रहता, उभार होगा दूसरे अस्थि की ग्रत में धसा हुआ रहता है, जिसके कारण से गति संभव नहीं होती है। हमारे दांतों के अंदर गति संभव नहीं होती है, और जब गति प्रारंभ हो जाती है तो दांत कुछ 10-15 दिन में ही गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे उदाहरण हैं वो किसके हैं, अचल संधि के उदाहरण हैं। यानी वोमर और इथेमॉइड अस्थि के बीच की संधि है, उसमें दरार में फिट रहता है, जबकि मैक्सिला और प्री मैक्सिला दांतों की व्यवस्था होती है, उसमें एक अस्थि का उभार होगा वो दूसरी अस्थि के ग्रत में धसा हुआ रहता है। इस प्रकार का होगा, उसे हम अचल संधि कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया जिसे हम अचल संधि कहेंगे। ये रेषीय उत्तकों से जो घिरी हुई रहती हैं या जुड़ी हुई रहती हैं, इसके कारण से इसे हम क्या कहते हैं, रेषीय संधियां भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की संधि है जिसे हम क्या कहते हैं, आंशिक सल संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधियां होती हैं, उसमें अस्थियों के जो अंतिम किनारे होते हैं, उन अस्थियों के अंतिम किनारों पर उपास्थि युक्त होती हैं, इस कारण से इसे उपास्थि युक्त संधि भी कहा जाता है। इन अस्थियों के किनारे होंगे, उस पर तंतु में उपास्थि जुड़ी हुई रहती हैं।
देखो यहाँ और यहाँ डिफरेंस ध्यान रखना है। यहाँ पर जो उपास्थि जुड़ी होती है, उपास्थि के बीच में गुहा उपस्थित होती हैं और गुहा के बाहर संयोजी ऊतकों का संपुट उपस्थित होता है, जिसे हम साइनोवियल संपुट कहते हैं। तो इस प्रकार से साइनोवियल संपुट होगा वह चल संधि में उपस्थित होता है। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें गुहा उपस्थित होती है, साइनोवियल गुहा। इस प्रकार की यहाँ होगा, यहाँ गुहा नहीं होगी। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ अस्थियाँ होती हैं वह आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है कि इन अस्थियों के मध्य आपको ध्यान रखना है उपास्थि उपस्थित होगी, परंतु गुहा उपस्थित नहीं होती है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की गुहा उपस्थित नहीं होगी। और गुहा नहीं होने के कारण से ये होती है उनमें आंशिक रूप से गति होती है, पूर्ण रूप से गति नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है उपास्थियां होगी वह अस्थियों के किनारों पर उपस्थित होती है, जिसके कारण से आंशिक रूप से गति हो पाती है। जबकि इसमें साइनोवियल गुहा, साइनोवियल संपुट जैसी संरचनाएं उपस्थित नहीं होती हैं, बीच में साइनोवियल द्रव बराबर नहीं रहता है, इसके कारण से पूर्ण रूप से गति नहीं हो पाती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आंशिक चल संधि कहा जाता है। आंशिक चल संधि को हम उपास्थि युक्त संधि भी कहा जा सकता है। और इनमें अस्थियों की किनारों पर तंतु में उपास्थि द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण से आंशिक रूप से गति संभव हो पाती है, पूर्ण रूप से गति नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें साइनोवियल गुहा जैसी कोई संरचना उपस्थित नहीं होती है, साइनोवियल द्रव उपस्थित नहीं होता है, केवल इनके किनारों पर क्या उपस्थित, उपास्थि उपस्थित होती हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या ध्यान रखना है, उदाहरण कौन कौन से, कशेरुकी दंड की कशेरुकाओं की मध्य की संधियां होती हैं। हमारे कशेरुकी दंड होता है उसमें वयस्क अवस्था में 26 जो कशेरुकाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, कशेरुकी दंड का निर्माण करती है। उसमें कशेरुकी दंड में जो कशेरुकाएं उनके मध्य की जो संधि होती है वह कौन सी संधि है, तो आपको जन आंशिक चल संधि है, यानी कुछ हद तक आप मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आंशिक चल संधि होती है। इसी प्रकार से श्रोणी मेखला होती है। उन श्रोणी मेखला में आप ध्यान दीजिए, मैंने आप पढ़ाया था श्रोणी मेखला, उस समय भी बताया था। श्रोणी मेखला होती है, उनकी दोनों अस्थियां होती हैं वह आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और जुड़ी हुई रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। श्रोणी मेखलाओं की दोनों अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं वह एक संधि के माध्यम से, जिसे हम प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है वो भी किस प्रकार की है, आंशिक चल संधि का उदाहरण है। प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है, इसे हम जगन संधान भी कहते हैं, जगन संधान भी कहा जाता है। प्यूबिस सिम्बाइसिस या जगन संधान होता है वह आंशिक चल संधि का उदाहरण है। श्रोणी मेखलाओं के मध्य की संधि है उसे हम प्यूबिस सिम्फाइसिस कहेंगे, ये भी किसका उदाहरण है, आंशिक चल संधि का। तो ये दो प्रकार के उदाहरण हमें ध्यान रखने हैं जो आंशिक चल संधि के। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है चल संधि। इस प्रकार की संधियां होती हैं, उनमें गति संभव होती है, आसानी से गति होती है। ये संधियां होती हैं, इन संधियों में आप ध्यान दीजिए, अस्थियों के बीच की दो अस्थियां हैं, उन दो अस्थियों के बीच की गुहा होती हैं। यानी इनमें दो अस्थियां, उन दो अस्थियों के बीच की गुहा होती हैं, और उस गुहा को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा कहते हैं। दो अस्थियों के बीच की गुहा होगी, उसे किस नाम से जाना जाता है, साइनोवियल गुहा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अस्थियों के बीच यानी दो अस्थियां होती हैं, उनके बीच में गुहा उपस्थित होते हैं, और उस गुहा को किस नाम से जाना जाता है, साइनोवियल गुहा कहा जाता है। और साइनोवियल गुहा होती हैं, उनमें पार्श्व में तंतु में ऊतकों से जुड़ी हुई रहती है, उसे साइनोवियल संपुट कहते हैं। और साइनोवियल गुहा होती है, उनके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे हम साइनोवियल द्रव कहते हैं। तो इनके अंदर भरा हुआ द्रव होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, साइनोवियल द्रव के नाम से जाना जाता है। इस साइनोवियल द्रव होगा, उसमें विशेष प्रकार के म्यूसिन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, यानी यह साइनोवियल द्रव होता है वह म्यूसिन प्रोटीन युक्त होता है। म्यूसिन प्रोटीन होता है वह म्यूचिन प्रोटीन क्या कार्य करता है, तो यह अस्थियों के शीर्ष पर उपस्थित उपास्थि को पोषण प्रदान करता है। अस्थियों के शीर्ष पर उपस्थित उपास्थि होती है, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, वह म्यूसिन प्रोटीन करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, यह स्नेहक के रूप में कार्य करता है, ग्रीस के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, अस्थियों को आपस में घिसने से रोकता है। ये तीन कार्य होते हैं इसके। और ये म्यूसिन प्रोटीन जब कमी हो जाती है तो अस्थि में शीर्ष भाग में या तो वृद्धि होने लग जाती है जब अस्थियों में दर्द होता है, या फिर अस्थियों में आपस में घर्षण होने लग जाता है जिसके कारण से अस्थियों में दर्द होता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को हमें मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके मध्य की गुहा को साइनोवियल गुहा, इसमें द्रव साइनोवियल द्रव, और इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, म्यूसिन प्रोटीन, जिसके कारण से अस्थियों के शीर्ष उपास्थि को पोषण प्रदान करता है, स्नेह का कार्य करता है और घिसने से रोकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
इस प्रकार से कौन सी संधि कहलाएगी? चल संधि, क्योंकि इसमें गति आसानी से संभव हो पाती है। अब चल संधि है उसको कितने उपभागों में बांटा गया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 उपभागों में बांटा गया है, उप प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से उप प्रकार है? तो पहला आप ध्यान दीजिए कंदुक खलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट संधि। कंदुक खलिका संधि या जिसे हम क्या कहेंगे? बॉल एवं सॉकेट संधि। देखो इस प्रकार की संधि होती है, उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे? इस प्रकार की संधि होती है बॉल एंड सॉकेट संधि, तो उसमें आप क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो संधि होती हैं उसमें कंदुक और खलिका के रूप में कार्य करती हैं, बॉल एवं सॉकेट के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि श्रोणी मेखला है, वह श्रोणी मेखला एक सॉकेट के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें जो फीमर होती है हमारी उसका सिर फिट रहता है, जो कि किस रूप में काम करता है? बॉल के रूप में। तो इस प्रकार की संधियां होंगी उसे हम बॉल एवं सॉकेट संधि कहते हैं। जैसे कि हमारी जो हुमरस अस्थि है, ये हुमरस अस्थि और अंश मेखला है, उस अंश मेखला की गुहा होती है जिसे हम ग्लिनर्ड गुहा कहते हैं। उस ग्लिनर्ड गुहा और हुमरस अस्थि होती है, इनके मध्य की जो संधि होती है वो कौन सी संधि है? कंदुक खलिका संधि है या बॉल एवं सॉकेट संधि है। इसमें एक अस्थि जो होती है उस अस्थि की गुहा होती है, उस गुहा के अंदर दूसरी अस्थि का सिर फिट रहता है तथा यह 360 डिग्री के कोण पर, यानी सभी संभव दिशाओं में यह गति कर सकती है, इन 360 डिग्री में यह गति कर सकती है। तो इस प्रकार की संधियां होंगी उसे हम क्या कहेंगे? कंदुक खलिका संधि या बॉल एवं सॉकेट संधि कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इस प्रकार की संधियां जिनमें सभी दिशाओं में गति संभव होती हैं, इनमें एक अस्थि की जो गुहा होती है उस गुहा में दूसरी अस्थि का सिर फिट होता है तथा यह 360 डिग्री के कोण पर गति कर सकती है, उन्हें हम कंदुक खलिका संधि या बॉल एवं सॉकेट संधि कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है अंश मेखला। अंश मेखला हमारे जो कंधे की मेखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंश मेखला। और अंश मेखला के बाद में ये अस्थि है वो कौन सी है? हुमरस। हुमरस और अंश मेखला है, मेखला की गुहा होगी वो कौन सी होगी? ग्लिनर्ड गुहा। और इस ग्लिनर्ड गुहा में जो हुमरस होता है उसका सिर फिट रहता है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो आप कंदुक खलिका संधि का। इसी प्रकार से हमारे जो पैर की अस्थि है उसमें आप देखिए जो श्रोणी मेखला होती है, उस श्रोणी मेखला के अंदर गुहा होती है उसे हम एसिटाबुलम गुहा कहते हैं, और उस एसिटाबुलम गुहा में जो हमारी फीमर होती है उसका सिर फिट रहता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? बॉल एवं सॉकेट संधि का। तो 2 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है? अंश मेखला एवं हुमरस अस्थि के मध्य, श्रोणी मेखला एवं फीमर अस्थि के मध्य की संधि होती है वह कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। अब दूसरा ध्यान दीजिए कब्जा संधि। कब्जा संधि या हिंज जॉइंट्स कहते हैं। देखो कब्जा, हम देख दरवाजे में कब्जा लगाते हैं, दरवाजा एक साइड ही गति कर पाता है, विपरीत दिशा में गति नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही होगा कि एक दिशा में गति संभव होती है, 180 डिग्री के कोण पर गति संभव हो पाती है, 360 डिग्री के कोण पर गति संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार का होगा उसे हम कब्जा संधि या हिंज जॉइंट्स कहा जाता है। हिंज जॉइंट्स या कब्जा संधि कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इस प्रकार की जिसमें एक ही दिशा में गति संभव होती है, केवल 180 डिग्री के कोण पर गति संभव होती है, विपरीत दिशा में गति नहीं हो पाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कब्जा संधि। जैसे कि हमारी ये अस्थि है, ये हुमरस अस्थि है, और हुमरस अस्थि के बाद ये रेडियस और अल्ना है, इनके बीच की ये संधि है कोहनी की संधि। ये कोहनी की संधि है, ये कहाँ तक गति संभव होती है? 180 डिग्री के कोण पर ही गति संभव, विपरीत उल्टा दिशा में गति संभव नहीं हो पाती। तो ये किसका उदाहरण है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? कब्जा संधि का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कब्जा संधि का। यानी आपको ध्यान रखना हुमरस एवं रेडियस और अल्ना के मध्य के कोहनी की संधि होती है, वह किसका उदाहरण है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये कब्जा संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, हमारी ये अंगुला अस्थियां हैं। अंगुला अस्थियां ये भी उल्टी विपरीत दिशा में गति नहीं कर पाती हैं, एक दिशा में गति कर पाती हैं। तो अंगुली की जो अस्थियां होती हैं, अंगुला अस्थियां होती हैं, उनके बीच की जो संधियां होती हैं वो भी किस प्रकार की संधियां हैं? कब्जा संधि है। तीसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, हमारी फीमर एवं आपको ध्यान रखना है टिबिया फिबुला होती है, उनके मध्य की घुटने की संधि होती है, उस घुटने की संधि होगी, उनके मध्य भी कौन सी संधि है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? कब्जा संधि या हिंज जॉइंट होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, फीमर एवं टिबिया फिबुला के मध्य की जो घुटना संधि होती है वह कब्जा संधि का उदाहरण है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, अगला हमें ध्यान रखना है सैंडल संधि या दिग्वर्तज संधि। यानी आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की गति होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। कंदुक खलिका संधि होती है उसमें तो पूर्ण रूप से गति संभव हो पाती है, यहाँ पूर्ण रूप से गति नहीं संभव है, 2 धुरियों के बीच में ही गति संभव हो पाती है। इस प्रकार से 2 धुरियों के बीच में ही गति संभव हो पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंडल संधि कहते हैं। तो गति 2 धुरियों के बीच में ही संभव होती है, उसे हम सैंडल संधि कहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ की जो अंगूठे की ये अस्थि है, ये कौन सी है?
तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये अस्थि है वह हाथ के मेटाकार्पस है और अंगूठे की अस्थि है, उनके मध्य की गति होती है, वह किस प्रकार की गति है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सैंडल संधि का उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की संधि जिसमें आपको देखता दो धुरियों के मध्य गति संभव होती है, हाथ के अंगूठे एवं मेटाकार्पस के मध्य की संधि वो सैंडल संधि का उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला ध्यान दीजिए धुराग्र संधि या जिसे हम खूंटी संधि कहते हैं, धुराग्र संधि या खूंटी संधि। धुराग्र संधि या खूंटी संधि में आपको क्या ध्यान रखना है, एक अस्थि होती है वो खूंटी के रूप में कार्य करती है, दूसरी अस्थि इसके साथ में जुड़ी हुई रहती है और वह इस प्रकार से पार्श्व गति कर सकती है। यानी एक अस्थि होती हैं वह खूंटी के रूप में कार्य करती हैं, दूसरी अस्थि होती है वो इसमें फिट होकर के और पार्श्व गति इसमें संभव हो पाती हैं, तो उसे हम धुराग्र या खूंटी संधि कहते हैं। धुराग्र या खूंटी संधि में आप ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर जो प्रथम जो कशेरुका होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटलस, और उसके नीचे की कशेरुका होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय कशेरुका। एटलस और अक्षीय कशेरुका होती है उसके मध्य की गति होती है वह किस प्रकार की गति होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, धुराग्र संधि का उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है और पार्श्व गति संभव हो पाती है। तो इस प्रकार की अस्थि जिसमें एक अस्थि होती है वह खूंटी के रूप में कार्य करती है, दूसरी अस्थि होती है वो पार्श्व में गति कर सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धुराग्र या खूंटी संधि कहते हैं। एटलस जो हमारी प्रथम कशेरुका होती है उसे हम एटलस कहते हैं और एटलस और अक्षीय कशेरुका होती है उसके मध्य की संधि होती है वो धुराग्र संधि का उदाहरण है। फिर उसके बाद में अगला ध्यान दीजिए विसर्पी संधि। विसर्पी संधि का मतलब, विसर्पण का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर सरकना, यानी इस प्रकार की संधियां जिसमें एक अस्थि दूसरे अस्थि पर सरकती हैं, तो इस प्रकार की संधियां होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, विसर्पी संधियां कहते हैं। यानी अस्थियां एक दूसरे पर परस्पर क्या होती हैं, विसर्पण करती हैं, एक दूसरे पर सरकती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विसर्पी संधि कहा जाता है। विसर्पी संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिए रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, अल्ना कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, अल्ना होगी वो अंगुली की ओर, रेडियस कहाँ होगी, तो अंगूठे की ओर। रेडियस और अल्ना तथा यहाँ पर ये अस्थियां होती हैं उसे कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स और रेडियस और अल्ना के बीच की कलाई की संधि होती है, उस कलाई की संधि होगी उसमें अस्थियां एक दूसरे पर विसर्पण कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी संधि कहा जाता है। इसी प्रकार से दो समीपस्थ कशेरुका, प्रथम कशेरुका एटलस एवं जो अक्षीय कशेरुका, उनके मध्य की संधि तो हो गई धुराग्र संधि। बाकी वाले सभी कशेरुकाओं के मध्य की जो संधियां होती हैं वह संधियां किस प्रकार की होती हैं, विसर्पी संधियां होती हैं। इसमें एक अस्थि होगी वो दूसरी अस्थि पर विसर्पण करती है, तो ये किस प्रकार की संधि होगी, विसर्पी संधि। इसी प्रकार से टखने की अस्थि होती है, वह टखने की संधि होगी, वो भी किस प्रकार की संधि है, विसर्पी संधि है। तो तीन उदाहरण हमें ध्यान रखने हैं, रेडियस अल्ना एवं कार्पल्स के बीच की कलाई की संधि, दो समीपस्थ कशेरुकाओं के बीच की संधि तथा टखने की संधि होती है, ये संधि विसर्पी संधि का उदाहरण होती है। इसमें एक अस्थि दूसरे अस्थि पर विसर्पण करती हैं, अर्थात अस्थियां एक दूसरे से विसर्पण करती हैं, एक दूसरे पर सरकती हैं, तो उसे हम विसर्पी संधियां कहते हैं। इस प्रकार से ये संधियां हैं वह हमारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे मनुष्य में कितने प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं, गति होती हैं, वह अस्थियों एवं पेशियों दोनों के समन्वय से ही संभव हो पाती हैं। तो इसलिए अगली क्लास में हम पेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।